हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, सब कुछ कुशल मंगल होगा, सुरक्षित होगा, हर चीज़ नॉर्मल चल रही होगी और हमारे किसी भी विद्यार्थी को किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं होगी। दोस्तों, मैं आज एक ऐसी सिचुएशन के ऊपर बात करने जा रहा हूं, एक ऐसी अपने पड़ोसी के देश के बारे में बात करने जा रहा हूं, जो कि मुझे ऐसा लगता है और मेरा काफ़ी हद तक एनालिसिस और जो मेरे डीयू के जो प्रोफेसर दोस्त हैं उनका भी मानना है इस मामले में, और बहुत ही अच्छे लेवल के जो दूसरे हमारे फ्रेंड्स हैं जो कि इस लेवल पर बाकायदा पूरी अच्छे लेवल की स्टडी करते हैं, उन सभी का मानना है कि आज नहीं तो कल पाकिस्तान, जो हमारा पड़ोसी देश है और बड़ा ही बिगड़ैल टाइप का है, एक रोग नेशन है, वो किसी न किसी तरीके से अगले आने वाले समय में टूटने वाला है। कल परसों मैंने एक छोटी सी वीडियो डाली थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से एक न्यूज़ फ्लैश हुई, और वो बाकायदा एक इंटरनेशनल मीडिया के अंदर न्यूज़ फ्लैश हुई कि 15 सिंधी ऑफिसर्स जो हैं वो एकदम से पीओके के अंदर जो तैनात थे बड़े ऑफिसर्स जो हैं वो एकदम से इकट्ठे छुट्टी पर चले गए और पाकिस्तान की सेना के लिए कहीं ना कहीं एक सरदर्दी बनकर उभर गया। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर मैं आज ये जो वीडियो बना रहा हूँ वो असलियत में एक डिटेल्ड एनालिसिस है पाकिस्तान का, जिसके अंदर मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा कि हमारा एक देश जो है, हमारा जो पड़ोसी देश है, वो किस तरीके से जब वो आज़ाद हुआ तो किस गलत प्रिंसिपल के ऊपर आज़ाद हुआ, और जब वो गलत प्रिंसिपल के ऊपर आज़ाद हुआ, जिस तरीके से वो आज़ाद हुआ, जिस गलत एथिक्स और वैल्यूज़ के ऊपर वो आज़ाद हुआ, आज के दिन वो उसके लिए एक समस्याएं बनते जा रहे हैं और वही एक कारण बनेंगे आज उसके बर्बादी का या आज उसे के डिसइंटीग्रेशन का, आज उसकी बर्बादी का या आज उसके डिसइंटीग्रेशन का। तो दोस्तों, सवाल यहीं से उठकर आता है कि असलियत में प्रॉब्लम क्या है हमारे इस पड़ोसी के साथ। तो दोस्तों, यहां एक मोटे तौर पर देखेंगे तो पाकिस्तान का ये आउटलाइन आपको अगर नजर आ रहा है तो आपको यहां दूर से ही नजर आ जाएगा कि असलियत में इसकी जो शक्ल है, पहली बात तो वो शक्ल ही कुछ इस तरीके की डिस्प्यूटेड है और हर इंडियन जानता है कि इसकी शक्ल एक मतलब किसी जानवर से और थोड़ी बहुत मिलती जुलती है, बाकायदा ये पूंछ भी है। ओवरऑल व्यू में अगर आप देखें थोड़ा मतलब मजाकिया स्वभाव में है कि, लेकिन जो भी है अगर आप इसे देखेंगे तो बहुत ही, अगर इसके लॉजिकल वे के अंदर जाते हैं, अगर इसके लॉजिकल एनालिसिस के ऊपर जाएंगे तो असलियत में मैं आज ये प्रूव करने की जो कोशिश कर रहा हूं कि असलियत में इसके साथ प्रॉब्लम क्या है। तो हमें थोड़ा सा गूगल मैप को समझना पड़ेगा कि असलियत में इसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। यहां अगर आप दोस्तों देखते हैं तो आपको यहां कुछ सिचुएशन समझ में आएंगी कि असलियत के अंदर अगर मैं इसके मोटे तौर पर नक्शे को देखूं तो वो आपको इस तरीके से ये नक्शा यहां पर नजर आएगा, जो कि बहुत ही जिसे कहते हैं कि अनसाइंटिफिक वे में बना हुआ है, बहुत ही इनसाइंटिफिक वे में इस तरीके से ये नजर आता है कुछ ये। अगर आप यहाँ पर इसके पूरे स्ट्रक्चर को अच्छे तरीके से नोटिस कर लें और अगर आपको ये कलर आपको अच्छे तरीके नज़र आ रहा है तो आपको यहाँ ये नक्शा साफ आएगा कि असलियत में इस पूरी कंट्री का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं बहुत ही गलत तरीके से अनसाइंटिफिक वे के अंदर डेवलप हो रखा है। कभी भी ये एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में रह ही नहीं सकता। दोस्तों, असलियत में कोई भी कंट्री नॉर्मल सिचुएशंस में अगर आप देखें तो वो सस्टेन कब करेगा? वो सस्टेन तभी करेगा जब उसकी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज उसके साथ में मौजूद हों, और ये जो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज होती हैं यही किसी देश को असलियत में दूसरे देश से अलग करती हैं और कहीं ना कहीं हर चीज़ को डिफरेंट कर देती हैं। जैसे अगर इंडिया का चाइना के साथ देखें तो ये हिमालयाज बहुत ही ज़बरदस्त लेवल पर बीच में खड़े हुए हैं। इंडिया का अगर म्यांमार के साथ देखेंगे तो गहरे जंगल और माउंटेन रेंजेस खड़ी हुई हैं। अगर आप और किसी भी, भाई श्रीलंका के साथ देखोगे तो समंदर है, चाइना का रशिया के साथ देखोगे तो बहुत सारे माउंटेन रेंजेस और साइबेरिया वाला का रीजन है, चाइना का मंगोलिया के साथ देखोगे तो कहीं ना कहीं मरुस्थल है। यानी एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री दो देशों के बीच में नॉर्मली होनी चाहिए, लेकिन अगर यहां पर आप देखते हैं और कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो आपको यहां नजर आएगा कि इस इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये तो सारे, भाई असलियत में इंडिया पाकिस्तान का अगर बॉर्डर है तो भाई आज़ाद तो ये बॉर्डर किस वजह से हुआ था? ये जो देश थे ये मैं जानबूझकर असलियत में पाकिस्तान के साथ ये आज़ाद का जो हमारा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो दिखा रहा हूं ताकि आपको ज्योग्राफिकल टेरिटरी या ज्योग्राफिकल लोकेशन देखी जाए। दोस्तों, ये जो बॉर्डर है, क्लियर वर्ड्स में ये जो बॉर्डर है, ये पूरे का पूरा जो बॉर्डर है ये बहुत ही ऑन द नेम ऑफ रिलीजन, ऑन द
नेम ऑफ रिलीजन, सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर स्केल लेके खींच दिया गया कि यहां हिंदू ज्यादा रहते हैं तो इधर, मुस्लिम ज्यादा रहते हैं तो उधर। उसके अलावा कोई भी इनका आपस में साइंटिफिक लाइन थी ही नहीं। बहुत ही अनसाइंटिफिक वे में, बहुत ही इनसाइंटिफिक वे में। अगर आपने बजरंगी भाईजान देखा होगा तो पता लगा रेत के नीचे से आगे निकल गया, आराम से क्रॉस हो रही है। अगर आप इसी तरीके से वाघा बॉर्डर की तस्वीरें देखेंगे तो सिर्फ एक वो बाड़ लगा रखी है, अगर वो बाड़ हट जाए तो हमें पता भी ना लगे कि हम हिंदुस्तान में खड़े हैं या पाकिस्तान में खड़े हैं, क्योंकि कोई नेचुरल बाउंड्री नहीं है। कोई नदी हो, कोई तालाब हो, कोई नाले हो, कोई पहाड़ हो, कोई कुछ भी नहीं है। अगर आप देखेंगे तो रेगिस्तान के बीच में से यहां लाइन खींच रखी है। अगर आप देखेंगे तो यहां पर अगर ये बॉर्डर खींच रखा है तो सीधा सीधा ये प्लेन्स ऑफ इंडस है। ये जो पूरा इलाका अगर आप देखते हैं, ये जो पूरा रीजन अगर आप देखते हैं तो ये पूरे का पूरा जो रीजन यहां इस तरीके से, हालांकि माउंटेन रेंजेस शुरू हो रही हैं और ये ग्रीन कलर की जो लाइन दिखाई दे रही है आपको पूरे पाकिस्तान के अंदर, ये प्लेन्स ऑफ इंडस रिवर हैं। ये सारा सिंधु नदी का इलाका है, या फिर ये कहेंगे प्लेन्स ऑफ, ये वाला पूरा इलाका प्लेन्स ऑफ इंडस रिवर यानी सिंधु नदी के मैदान हैं। और ये पूरी की पूरी सिंधु की सहायक नदियां इधर से जाएंगी, एक नदी यहां से जमुना जी निकलती है। बाकी सारे का सारा इलाका जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में बिल्कुल प्लेन है। और मजे की बात ये, इस पूरे ऊपर वाले इलाके को अगर आप देखते हैं, पूरे के पूरे ऊपर वाले रीजन को अगर आप यहां पर ये देखते हैं तो ये पूरे का पूरा रीजन जो है वो जम्मू कश्मीर वाला इलाका छोड़ दिया जाए तो ये पंजाब था। और पंजाब के अंदर पंजाबी रहते थे, और वो पंजाबी हिंदू भी थे और वो पंजाबी मुस्लिम भी थे। आज के दिन भी अगर आप देखेंगे तो इंडियन पार्ट ऑफ पंजाब इज स्पीकिंग पंजाबी, पाकिस्तानी पार्ट ऑफ पंजाब इज स्पीकिंग पंजाबी। दोनों भाषा के नाम पर, दोनों कल्चर के नाम पर, दोनों रहन सहन के नाम पर, दोनों खान पान के नाम पर, दोनों कपड़े पहनने के नाम पर हर तरीके से एक जैसे हैं। तो ये बहुत ही गलत डिवीजन इन दो लोगों ने पहले ही कर दिया। अब ऐसी सिचुएशन में ये पंजाबी कहीं ज्यादा क्लोज हैं, पाकिस्तान के पंजाबी इंडिया के पंजाब वाले पंजाबियों से कहीं ज्यादा क्लोज हैं। भाई ये दोनों की फेवरेट डिश राजमा चावल चिकन ना, इन दोनों में से ज्यादातर मछली कोई खाएगा ही नहीं। ये रियलिटी है, बहुत ही अनसाइंटिफिक वे में ये डिवीजन हुआ था। यही रीजन है, ये जो सिंध का रीजन था, ये पूरा सिंध का रीजन गुजरातियों के पास आपको आके मिलेगा। सिंधी और गुजराती लगभग आपको काफी ज्यादा क्लोज मिलेंगे। फिर भी सिंध का रीजन जो है वो काफी हद तक डिफरेंट है, क्योंकि वो इस रीजन के अंदर अलग था और उसमें भी सिंधु नदी के आसपास है तो इसलिए सिंध कहला दिया गया। लेकिन ये जो सिंधी हैं ये गुजराती के ज्यादा करीब मिलेंगे कंपैरेटिवली पंजाबी के। ये सिंधी गुजरातियों के ज्यादा करीब मिलेंगे व्यवहार में, खान पान में, बातचीत में, बोलचाल में, एज कंपेयर टू पंजाबी के। तो बहुत ही अनसाइंटिफिक वे में। अब राजस्थान, अब सोच के देखिए यहां पर क्या इन जो भी लाइन खींचने वाले थे या जो खिंचवाने वाले थे उन्होंने क्या बेवकूफी करी कि यहां ये एक बॉर्डर आपका है। अब भाई या तो वो रेगिस्तान पाकिस्तान को ही दे दो या वो रेगिस्तान इंडिया में शामिल हो जाने दो, कुछ तो करो। बीच में से खींच रखा, आधा उसका आधा इसका। व्हाट द हेल वाज दैट? बॉर्डर ही तुमने इस तरीके से बनाया कि दोनों के बीच में नेचुरल बाउंड्री नहीं है। नेचुरल बाउंड्री ना होने की वजह से पाकिस्तान हमेशा इंडिया के कल्चरल डोमिनेंस से हमेशा परेशान रहा है। इंडिया का जो कल्चरल डोमिनेंस पाकिस्तान के ऊपर है उससे हमेशा परेशान रहा है। और वो कल्चरल डोमिनेंस, वो सांस्कृतिक दबदबा इंडिया का इतना ज्यादा है कि आए दिन पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स में आपको खबरें सुनने को मिलेंगी कि इंडिया का कल्चर, इंडिया की भाषा वहां पर डोमिनेट कर रही है। लोग उर्दू की जगह हिंदी के शब्द ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे तो मजे की बात यह, वहां की जो लैंग्वेज है वो उर्दू है ही नहीं। सोच कर देखिए, एक ऐसा देश जिसकी अपनी भाषा नहीं है, उर्दू वो इंडिया से लेके गए हैं यार, मजबूरी थी उनकी
कि उर्दू वो इंडिया से लेके गए। असलियत में उर्दू का ओरिजिन कहां हुआ था? उर्दू का ओरिजिन यूपी के अंदर हुआ था। उर्दू का ओरिजिन यूपी के अंदर हुआ था। यूपी के अंदर कहीं ज्यादा साफ और अच्छी उर्दू बोली जाती है, वहां तो उर्दू थी ही नहीं। वहां पर आपको पंजाबी बोलने वाले मिलेंगे, सिंधी बोलने वाले मिलेंगे, बलूची मिलेंगे, अफगानी मिलेंगे, कश्मीरी मिलेंगे, उर्दू बोलने वाला कोई नहीं था। तो असलियत में पाकिस्तान इज पासिंग थ्रू आइडेंटिटी क्राइसिस। आइडेंटिटी क्राइसिस, और इसी आइडेंटिटी क्राइसिस के चलते बांग्लादेश आजाद अलग हो गया, क्योंकि वो आइडेंटिटी डेवलप ही नहीं कर पाए। अब आप कहोगे इंडिया में इससे कहीं ज्यादा आइडेंटिटी प्रॉब्लम्स, कहीं ज्यादा, इससे ज्यादा डिफरेंट जो डाइवर्सिटी है, इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी पाकिस्तान से कहीं ज्यादा है। लेकिन पाकिस्तान के यहां दूसरी प्रॉब्लम भी है। पाकिस्तान, इंडिया में भी डाइवर्सिटी है, इंडिया के अंदर डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा नहीं है जितनी की, मतलब इतना प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया में डाइवर्सिटी में कोई भी कम्युनिटी इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है कि वो पूरे के पूरे इंडिया को ओवरशैडो कर जाए। फॉर एग्जांपल, अगर आप इस गूगल मैप को देखें तो यहां पर आप अगर देखें इंडिया की लैंग्वेज के मामले में, तो नो डाउट यहां पर जो हिंदू है, वो हिंदू जो है वो मेजॉरिटी में लगभग 80% के आसपास है, और मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो लगभग 14 to 15% के आसपास है। अब असलियत में सबसे पहली बात, अब यहां प्रॉब्लम ये इंडिया के साथ प्लस पॉइंट ये है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों कम्युनिटीज हैं, लेकिन क्या ये मुस्लिम्स किसी एक जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड हैं? तो आपको पता लगेगा कहीं नहीं है। क्या सारा हिंदू एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड है? तो नहीं है। असलियत में हिंदू और मुस्लिम, आप लोगों को यहां पर हिंदू अगर 80% है तो और मुस्लिम अगर यहां पर 14-15% है, तो यहां पर असलियत में लगभग होमोजीनियस मिक्सचर होगा। होमोजीनियस मिक्सचर होगा। कश्मीर को छोड़ दिया जाए, हर जगह पर हिंदू मुस्लिम का बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन होगा, हर जगह पर ये चेक एंड बैलेंस में काम कर रहे होंगे। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि इंडिया में क्या हिंदू प्योर हिंदू है? क्या सिर्फ हिंदू है? वो जातियों में बटा हुआ है, वो ब्राह्मण है, वो क्षत्रिय है, वो जाट है, वो गुज्जर है, वो यादव है, वो अहीर है, वो पता नहीं बहुत सारी कम्युनिटीज में इतना ज्यादा बटा हुआ है कि कोई दलित कह रहा है अपने आप को, दलितों में भी 1000 तरीके की क्लासेस में मिल जाएंगे आपको। तो वो चेक एंड बैलेंसेस है। यही हाल मुस्लिम्स का है। मुस्लिम्स के अंदर भी मैंने कईयों से सुना है कि 87 फिरके हो चुके हैं, कम होंगे ज्यादा होंगे, और ये सारे बिखरे हुए हैं, और सारे एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, सारे एक दूसरे के साथ अपोज कर रहे हैं, और सारे एक दूसरे के साथ पार्टी कर रहे हैं, त्योहार मना रहे हैं, खा पी रहे हैं। तो यहां इतना बेस्ट चेक एंड बैलेंस धर्म के नाम पे हो चुका है कि असलियत में यहां लड़ते भी हैं तो भी नहीं लड़ते। अब दिल्ली के अंदर दंगे हुए थे, वो उसके जस्ट पड़ोस वाले गाजियाबाद और लोधी में नहीं हुए। क्यों नहीं हुए भाई? जबकि गाजियाबाद के अंदर भी अच्छी खासी पॉपुलेशन हिंदू मुस्लिम्स की है, वहां एक पत्थर तक नहीं चला। उसके जस्ट साथ में और दूसरी जगह पर जैसे खुरेजी है, यहां पत्थर तक नहीं चला, और दूसरी जगह पर पत्थर नहीं चले। वो दिल्ली के शिव विहार इलाके के अंदर ही सारी प्रॉब्लम क्यों आई? क्योंकि वहां दूसरी सिचुएशन ज्यादा थी, और ये लोग चेक एंड बैलेंसेस में इतने ज्यादा हैं कि एक जगह अगर दंगा किसी वजह से भड़क गया है तो वहां दूसरे वाले आके पहले बातचीत करते हैं। यहां बातचीत बड़ी जबरदस्त है इंडिया के अंदर। महात्मा गांधी ने कुछ भी सिखाया हो ना सिखाया हो, शांति प्रिय तरीके से बातचीत से मामले को सॉल्व करना सिखा रखा है। नतीजा यह होता है कि एक जगह अगर प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो दूसरी जगह हमारे देश के लोग जो हैं वो बातचीत से मामले को हल करवा लेते हैं। भाई बॉम्बे के अंदर बम ब्लास्ट हुए, पूरे हिंदुस्तान में थोड़ा ना दंगे भड़के थे, कुछ जगह पर दंगे भड़के, लेकिन बाकी जगह पे शांत रहा। अब मुजफ्फरनगर के अंदर दंगे भड़के तो क्या पूरे हिंदुस्तान में दंगे भड़क गए? बिल्कुल भी नहीं। भाई गोधरा में जब दंगे भड़के थे तो क्या पूरे हिंदुस्तान में दंगे भड़के थे? बिल्कुल भी नहीं। बाकी सब जगह पर क्या हुआ था? आराम से बैठ के मिल बैठ के बातचीत करके मान मुनव्वल के साथ ये लोग आपस में डिस्कशन कर लेते हैं। दुश्मनी अंदर ये खाते इनका कुछ भी हो, चेक एंड बैलेंसेस चलता है, वोट का रूल चलता है, सब चीजें चलती हैं, इसीलिए स्टेबल सोसाइटी है। चेक एंड बैलेंसेस यहां पर बहुत ज्यादा मजबूत है। और दूसरी चीज, अब यहां एक दूसरी चीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एथनिसिटी। एथनिसिटी का मतलब होता है प्रजाति। प्रजाति का मतलब भाषाई समूह समझ लो आप एक तरीके से।
अब पाकिस्तान के साथ यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, और वो प्रॉब्लम इंडिया के साथ बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए जो लोग कहते हैं कि इंडिया में पाकिस्तान से ज्यादा डाइवर्सिटी है, भैया उसका रीजन बता देता हूं कि इंडिया इज अ स्टेबल नेशन एंड इट वुड रिमेन स्टेबल, पाकिस्तान वुड नॉट रिमेन देयर रिमेन सो। ऐसा नहीं होगा पाकिस्तान स्टेबल ना हो, स्टेबल हो ही नहीं पाएगा। रीजन उसका क्या भाई, कश्मीर के अंदर कश्मीरी रहते हैं, हिमाचल का चलो लेवल अलग है, यहां पर हिमाचल में पहाड़ी लोग मिलेंगे, उत्तराखंड में पहाड़ी मिलेंगे, पंजाब में पंजाबी मिलेंगे, हरियाणा में हिंदी बोलने वाले मिलेंगे। इसकी हरियाणा और राजस्थान की लैंग्वेज में जमीन आसमान का अंतर है, समझे। गुजरात वाले राजस्थान से बिल्कुल डिफरेंट मिलेंगे। एमपी की जो भाषाएं हैं, एमपी को ही अगर आप काट पीट के देखेंगे तो 4-5 हिस्सों में तो एमपी की भाषा है। मैं तो सब जगह घूमता हूं ना, तो देखता हूं ग्वालियर के अंदर बोलने वाले जो हैं, इनके अंदर मैनपुरी वाला टच आ जाता है। वैसे ही अगर इंदौर चले जाएंगे तो वहां यूपी वाला टच आ जाएगा, वो महाराष्ट्र और बॉम्बे वाली लैंग्वेज का टच नजर आना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही मैं इधर जबलपुर साइड में जाऊंगा तो वो छत्तीसगढ़ की जो भाषा है वो नजर आनी शुरू हो जाएगी, जो लोकल छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज है उसका टच शुरू हो जाएगा। ऐसे ही यहां पर छत्तीसगढ़ के निचले हिस्से में उड़िया बोलने वाले मिलेंगे। यूपी इतना बड़ा आप लोगों को नजर आता है, तो क्या पूरा यूपी है? वेस्टर्न यूपी अलग है, ईस्टर्न यूपी अलग है और सेंट्रल यूपी अलग है। अभी भी डिमांड चल रही है कि 4 हिस्से इनके कर दिए जाएं। नॉर्मली क्या है, कोई भी पॉपुलेशन वाला ग्रुप जो है, तमिलियंस जो है अपने आप में तमिल हैं, मलयाली हैं, तेलुगु हैं, कन्नड़ हैं, सब बोलने वाले भाषाई हैं, सब ओके हैं। नॉर्थ ईस्ट अपने आप में मजेदार है, बंगाल अपने आप में मजेदार है, बिहार के भी अपने आप में 2 पार्ट्स हो चुके हैं। शॉर्ट में ये है, यहां इतने सारे गोले नजर आ गए, इन गोलों के अंदर भी बड़े सारे गोले आ सकते हैं, लेकिन खास बात यह है कोई भी भाषाई समूह, कोई भी प्रजाति और कोई भी भाषाई समूह, कोई भी लिंग्विस्टिक ग्रुप और कोई भी एथनिक ग्रुप यहां पर 10 से 15% से ज्यादा नहीं है। और वो उसमें भी इतना डिवाइडेड है, उसमें भी जातियों और सब क्लासेस में इतना डिवाइडेड है कि आपस में ही चेक एंड बैलेंसेस, कोई भी यहां पर मौजूद डोमिनेंस की फॉर्म में नहीं है। इसलिए अपनी पावर में आने के लिए इसे हर किसी के साथ हाथ जोड़कर गठबंधन करके आगे बढ़ना पड़ता है। एक प्रधानमंत्री जो है वो गुजरात से आए हुए, उससे पहले वाले पंजाब से आए हुए थे, उससे पहले वाले एमपी से आए हुए थे, उनसे पहले वाले साउथ से आए हुए थे। भाई अटल बिहारी से पहले वाले साउथ से आए हुए थे, समझे। उनसे पहले वाले भी साउथ से ही आए हुए थे, उनसे पहले वाले अगर आप देखोगे तो वो यूपी से थे, कोई उससे पहले मोरारजी देसाई गुजरात से थे। तो ओवरऑल कहीं से भी राष्ट्रपति जो है वो बंगाल से आए हुए हैं। रियलिटी है, चेक एंड बैलेंसेस इतने ज्यादा हैं कि हर कोई यहां पर इतना, फिर अब सोचने का ही टाइम नहीं मिला कि यार तुम कौन, यू आर इंडियन ना, यस इंडियन, ओके डन, बस। छोटा मोटा मोटी बुद्धि हर जगह मिलते हैं, लेकिन ऑन अ ब्रॉडर लेवल या गवर्नमेंट की पॉलिसी में कहीं एक जगह झुकाव नहीं मिलता, गवर्नमेंट की जॉब्स में एक जगह झुकाव नहीं मिलता। हर जगह पर कहीं ना कहीं चेक एंड बैलेंसेस चलते रहते हैं और सेंट्रल सर्विसेज अल्टीमेट लेवल पर अपनी फर्स्ट क्लास चल रही हैं। सेना से लेकर सेंट्रल जॉब से लेकर हर जगह पर गवर्नमेंट को एक बैलेंस मिलता रहता है। चेक एंड बैलेंसेस हर जगह पर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप यहां आ जाते हैं पाकिस्तान के मामले में, डिस्प्यूट्स हर समाज में होते हैं, हर देश में होते हैं, लेकिन वो डिस्प्यूट्स अगर धर्म और भाषा के नाम पर हो जाएं तो समस्याएं ज्यादा आती हैं, जो पाकिस्तान के साथ हैं। भारत की चीज मैंने बहुत सबसे बड़ी बताई, चेक एंड बैलेंसेस हम लोग यहां, और सबसे बड़ी बात हमारे दिमाग में एक तो अहिंसा बिठा दी गई, एक बिठा दिया गया वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब यह है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हर कोई वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहा होता है कि ठीक है, गंगा जमुनी से तहजीब सरस्वती एंड ऑल, ये सब चीजें ऐसी ऐसी बिठा रखी हैं कि हम लोग लास्ट में आके लड़ने भिड़ने के नाम के बाद भी एक दूसरे को बचा रहे होते हैं। वैर द्वेष नहीं है, हमारे फैसले बातचीत से होते हैं। अब पाकिस्तान पे आ जाऊं, पाकिस्तान की जो अलग हुआ, पाकिस्तान का अलग हुआ, उस समय पर पाकिस्तान का स्लोगन क्या था? हर पाकिस्तानी सुने, ओपन चैलेंज है मेरे इस सवाल का जवाब दे के दे, हर पाकिस्तानी इस सवाल का जवाब दे, तुम्हारे इस देश का, जब तुम्हारा देश पाकिस्तान बना, और मैं हर इंडियन को बताना चाहता हूं कि जो पाकिस्तान बना इसका स्लोगन क्या था? इसका स्लोगन कुछ नहीं था। इसलिए ये लोग आज तक अपना स्लोगन तक नहीं बना पाए हैं ढंग से। अपनी इनको उधार की संस्कृति लानी पड़ रही है, बाहर के लोगों को इनको बुला के लाना पड़ता है, और वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि करें क्या। वो इंडिया के साथ इतने डोमिनेटेड हैं, इतने ज्यादा करीब हैं कि उनके फिल्मी हीरोओं को इंडिया के अलावा कहीं नौकरी नहीं मिलती।
अपना तो पिटा पड़ा है। इंडिया में आके जब फवाद खान जैसे हुए, या फिर वो कौन सा एक वो क्या नाम है गाने गाने वाला आतिफ असलम हुआ, उनको इंडिया में ही रोजगार मिलता है। पाकिस्तान के अंदर किया, पूरी दुनिया में कहीं और इनको जगह ही नहीं मिलती। और इंडिया के अंदर इनको इतनी बड़ी मार्केट मिलती है कि फिर ये लोग इंडिया के साथ दुश्मनी इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि जन्म ही दुश्मनी के नाम पे हुआ था, और दोस्ती इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि अगर दुश्मनी है और दोस्ती रखे बगैर काम नहीं चलता, क्योंकि भूखे मर जाएंगे, काम है ही नहीं इनके पास। तो यहां ये जो सिचुएशन है ये पाकिस्तान के अंदर शुरू से बनी हुई है। आइडेंटिटी क्राइसिस कैसे है वो समझिए। पाकिस्तान का आइडेंटिटी क्राइसिस सबसे ज्यादा इसलिए है क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहां पर एक एथनिक ग्रुप्स को, अगर सबसे पहले स्लोगन की बात कर रहा था मैं, तो असलियत में स्लोगन, जिस स्लोगन के नाम पर पाकिस्तान के बनने का प्रोसेस शुरू हुआ था, वो 16 अगस्त 1946 को, ये तारीख इंपॉर्टेंट है जब असलियत में भारत का विभाजन होने की नींव रख दी गई। 16 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1946 को पहला स्लोगन क्या दिया गया? लड़के लेंगे पाकिस्तान। लड़कर या लड़के लेंगे पाकिस्तान, लेंगे पाकिस्तान। अब भाई ठीक है, तुम लड़कर ले लो पाकिस्तान, और तुमने भारत की सरकार को, भारतीयों को इतना परेशान कर दिया, इतना फ्रस्ट्रेट कर दिया कि तुम्हारे सामने हमने, ठीक है, तुम्हारे जाहिल जो अरमान थे उनके सामने, जो घटिया अरमान थे उनके सामने हमने, ठीक है, अपनी अच्छाई के सामने, अपनी अच्छाई के चलते घुटने टेक दिए। और आपका जो सॉल्यूशन था, लड़के मींस बाय फोर्स, वो लड़के मतलब बॉय वाला नहीं, बाय फोर्स, लड़कर लेंगे पाकिस्तान। ले लिया तुमने लड़के पाकिस्तान। नाउ व्हाट्स द सॉल्यूशन? नाउ व्हाट हैपेंड? हुआ क्या? उसका जवाब हमारे मौलाना आजाद ने दिया। मौलाना आजाद ने आजादी के बाद पहली बार जब भाषण दिया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बन जरूर गया है, टिकेगा नहीं। आज भी YouTube पे उनका वो भाषण है जिसमें वो कह रहे हैं कि धर्म के नाम पे इन्होंने पाकिस्तान बना जरूर लिया लेकिन टिकेगा नहीं, क्योंकि जिस दिन हिंदुस्तान से ये पाकिस्तान अलग हो गया उस दिन हिंदुओं को सबसे पहले तो दुश्मन बचेंगे हिंदुओं को खत्म करने के बाद इनके एथनिक क्लैशेस इतने ज्यादा होंगे, क्योंकि वो मुसलमान होने से पहले फिर पंजाबी, बलूची, सिंधी, पठान, पश्तूनवा सब हो जाएंगे, मुसलमान बाद में रहेंगे। उनकी वो बात सिद्ध हुई, 100% सिद्ध हुई। सबसे पहले बंगाली अलग हुए, बंगाल अलग हुआ, ईस्ट बंगाल जो ईस्ट पाकिस्तान जो था वो अलग हुआ, और उन्होंने अपनी बंगाली एथनिसिटी के नाम पर अलग कर लिया अपने आप को। यहां से पहला डिवीजन शुरू हुआ, वो आइडेंटिटी क्राइसिस को सॉल्व ना करने का नतीजा था। ऐसा नहीं है इंडिया में नहीं आई, ये प्रॉब्लम आई थी। हिंदी वर्सेस तमिल, एंटी हिंदी मूवमेंट साउथ में बहुत चले, लेकिन किसी ने टूटने की बात नहीं करी। एंटी हिंदी मूवमेंट सिर्फ एंटी हिंदी तक था, वो एंटी इंडिया नहीं बना। बंगाल के अंदर, ईस्ट पाकिस्तान के अंदर जो बंगाल वाला इलाका था, जो आज बांग्लादेश है, वहां वो पहला एथनिक मूवमेंट क्या हुआ? एंटी पंजाबी, प्रो बंगाली, एंटी पंजाबी। फिर उसके बाद क्या हुआ? एंटी पाकिस्तान। इंडिया में नहीं हुआ, और यही रीजन है हमारे संविधान में 22 भाषाएं लिख दी। भैया जो तेरा मन करे बोल ले, कोई समस्या नहीं है। पाकिस्तान में प्रॉब्लम थी, उधार की भाषा ले रखी है, उधार की भाषा ले रखी है। हाँ भाई, हम आज के दिन तमिलनाडु चले जाते हैं, हिंदी बोलते हैं आराम से बच्चा, हम भी हिंदी बोलते हैं। अब कई बार क्या होता है, उसे हिंदी समझ में नहीं आ रही होती, तो हमने एक कॉमन लैंग्वेज जो बेशक उधार की है लेकिन कॉमन है, बोल लेते हैं, लेकिन भावना हिंदुस्तान वाली होती है। हमारे यहाँ भावना ये नहीं होती है तमिल है मेरे से दूर है, पाकिस्तान में है। क्यों है? क्योंकि उसके पीछे वैर द्वेष के पीछे एक रीजन है। वो रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन ये है, सबसे पहला तुम्हारा स्लोगन, लड़के लेंगे पाकिस्तान। तुमने क्या किया? लड़के लिया पाकिस्तान, स्लोगन दे दिया, फिर बंगालियों ने लड़के लिया बांग्लादेश, अब बलूची लड़के ले रहे हैं बलूचिस्तान, सिंधी लड़के लेने की सोच रहे हैं सिंध, अफगान वाले लड़के लेने की सोच रहे हैं पख्तून, खैबर पख्तूनवा, पश्तून,
कश्मीर वाले भी अपना शोर मचा रहे हैं और यहां पर पंजाब जो है ये सिंबल ऑफ पाकिस्तान बच चुका है। और एथनिक क्लैशेस इनके अंदर इतने बहुत ज्यादा हैं। उसके पीछे एक रीजन और है, एक रीजन और है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का। अप्रोक्सीमेट पंजाब का इलाका कम है, पॉपुलेशन यहां है 60% अप्रोक्सीमेट पंजाबियों की। आगे बताएंगे कौन कौन सी क्या क्या है। उसके बाद बाकी पॉपुलेशन सिंधियों की आ जाती है, फिर बलूचियों की 10 से 12% आ जाती है। एरिया इनके पास 44% है। और समस्या यह है कि सारी के सारी जॉब्स में 90% के करीब जॉब्स जो हैं वो पंजाबियों के पास हैं। इसका एग्जांपल दिखाता हूं आपको। ये आपके पास अप्रोक्सीमेट, ये आपके पास एक डाटा मैंने बनाने की कोशिश करी जो नेट से डाउनलोड किया है। अगर आप पंजाबी देखेंगे तो 44.68%, इसके बाद पश्तून देखेंगे तो 15.42 जो अफगानिस्तान साइड में है, सिंधीज देखेंगे तो 14.1, सराइकीज, मुहाजिर्स, ये मुहाजिर कौन है? ये मुहाजिर वो लोग हैं जो इंडिया से गए हुए माइग्रेटेड मुस्लिम्स हैं, माइग्रेटेड मुस्लिम्स हैं और आज के दिन इनके हालात अच्छे नहीं हैं। और जो नॉर्मली कराची के आसपास कंसंट्रेटेड हैं। बलूच पॉपुलेशन 3.57 एंड अदर 6.28। ये एथनिसिटी है जिसके अंदर पंजाबी कम्युनिटी 44.68% के साथ डोमिनेट कर रही है। अब क्योंकि ये 44.68% के साथ डोमिनेट कर रही है तो जॉब्स के अंदर अगर आप देखते हैं तो लगभग 90% जॉब्स पंजाबियों के पास हैं मोटे तौर पर। और इन जॉब्स में मेनली जो है वो आर्मी के अंदर पंजाबी कम्युनिटी ने इतना डोमिनेट किया हुआ है कि ये जो बलूच लोग हैं ये तो इस आर्मी को पाकिस्तानी नहीं पंजाबी आर्मी जानबूझकर कहते हैं, पंजाबी आर्मी कहकर बुलाते हैं कि ये जो पंजाबी हैं ये हम बलूचों पर हम अत्याचार कर रहे हैं। यहीं अगर आप सिंधियों को देखेंगे पॉपुलेशन कम है, एरिया भी कम है, पॉपुलेशन कम है, एरिया भी कम है, लेकिन इकोनॉमी के अंदर सिंधियों का जो कंट्रीब्यूशन है वो लगभग 60 से लेकर 70% के बीच में है। तो ये लोग कहते हैं कि हमने इतना कमा के दिया लेकिन खा गए सारे कौन? पंजाबी। हमने कमा के दिया, खा गए पंजाबी। यहां ये जो क्लैश है पंजाबी वर्सेस सिंधी का, पंजाबी वर्सेस पश्तून्स का, पंजाबी वर्सेस बलूचियों का, पंजाबी वर्सेस मुहाजिर्स का, ये क्लैश पाकिस्तान के लिए जहर का काम कर रहा है। ये एथनिक क्लैशेस जो हैं, ये एथनिक क्लैशेस खासकर सरकार को हमेशा डिस्टेबलाइज करे रखते हैं। तभी आप देखोगे नवाज शरीफ की पार्टी आती है तो वो पर्टिकुलरली पंजाब से ज्यादातर सीटें जीत के आती है। अगर वो बेनजीर भुट्टो की पार्टी आती है तो ज्यादातर सीटें उसकी सिंध के अंदर होती है और बाकी सारी सीटें इधर उधर से हेल्प लेके आती है। यानी दो एरियाज की दो पार्टीज। इंडिया में क्या है? बीजेपी पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई है, कांग्रेस पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई है। कोई ऐसा नहीं होता कि ये हिंदी हार्टलैंड है तो ये यहीं पर ये पार्टी है, या ये मुस्लिम क्या नाम है ये पार्टी है तो ये सिर्फ इसी के वोट लेके जीतेगी, ऐसा कुछ नहीं है। सब यहां जीतते हैं। जो अच्छा काम कर रहा है ठीक है, बाकी मामला चल रहा है, लेकिन जीतते हैं। अब तीसरा एक और पार्ट देखा जाए, ये एक नक्शा मोटे तौर पर आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूं और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस मामले में कि यार असलियत में अगर आप इस एथनिक डिस्ट्रीब्यूशन को देखेंगे तो इंडिया के अंदर गुजराती सिर्फ गुजरात में कॉन्सेंट्रेटेड है, राजस्थानी राजस्थान में कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है, और मराठी महाराष्ट्र में। लेकिन हमारा एथनिक डोमिनेंस किसी दूसरे के साथ नहीं है। सिर्फ एक बंगाल और बांग्लादेश वाले पार्ट को छोड़ दिया जाए जो हिंदू मुसलमान के नाम पे अलग हो चुका था लेकिन अभी भी चल रहा है। हमारे यहां ये प्रॉब्लम नहीं है। पाकिस्तान की प्रॉब्लम क्या है? अब ये ब्लैक वाला इलाका अगर मोटे तौर पर आप लोग देखते हैं तो ये सारा क्या है? पंजाबी डोमिनेटेड इलाका है। और इस पंजाबी डोमिनेटेड इलाके का बड़ा हिस्सा जो है वो इंडिया में भी तो है यार। यानी ये जो लोग हैं
ये इंडिया के ज्यादा करीब हैं कंपैरेटिवली सिंधियों के। चलो सिंधी अपने आप में अलग है और इनका बीच में एक ट्रांजिशन फेज मौजूद है, ट्रांजिशन जोन मौजूद है इस तरीके से। लेकिन अगर आप देखें यहां बलूचिस्तान के बलोच लोगों को, तो बलोच लोगों का एक जो पार्ट है वो कहीं ना कहीं ईरान में है, एक बड़ा हिस्सा अफगानिस्तान में भी है, देख लो। यानी ये बलोच जो है अपने आप को ईरान और अपने आप को अफगानिस्तान से ज्यादा करीब मानते हैं कंपैरेटिवली सिंधियों और पंजाबियों के। 36 का आंकड़ा, पंगेबाजी, प्रॉब्लम। यही हाल इन अफगानियों का है जो पख्तून है या पश्तून है। इनको अगर आप देखते हैं तो ये पूरे के पूरे लोग इस तरीके से यहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये देखिए पूरा इलाका। अब यहां का ये जो पख्तूनवा इलाका है, खैबर पख्तूनवा, जिसे ऑटोनॉमस बॉडी कहा जाता है, ये सारे के सारे कहते हैं जी हम तो अफगानिस्तान के ज्यादा करीब हैं कंपैरेटिवली, हम अफगानिस्तान के ज्यादा करीब हैं कंपैरेटिवली पंजाबियों के। तो ये जो एथनिक डिवीजन है, ये जो एथनिक क्लैशेस हैं, ये इतने ज्यादा हैं यहां पर, हद से ज्यादा। अब रही सही खसर इस चीज को तो आप देखो, इससे ज्यादा एक स्टेप और आगे, एक स्टेप और आगे के यहां पर और यहां पर इनके बीच में डिवीजन शिया, सुन्नी, कादियानी और उसके बाद अहमदिया, उसके बाद हिंदू, उसके बाद सिख और उसके बाद क्रिश्चियंस। अब सोचिए ये अभी है क्या, इसके बारे में आप लोगों को बताता हूं। असलियत में सबसे पहले मुस्लिम वर्सेस हिंदू था। अब यहां सरकार क्योंकि मुस्लिम्स के नाम पर बनी थी, तो ऑब्वियस सी बात है हिंदू और अदर्स के ऊपर जितना अत्याचार कर सकते हो करो। नतीजा क्या, इन लोगों ने जो लगभग 10 से लेकर 12% के करीब आबादी इनके देश में दूसरे धर्मों की रहती थी, उसको एक एक करके मार दिया। बहुत ही जिसे कहते हैं मसैकर किस तरीके से किया कि या तो लड़कियों को उठा लो, जवान लड़कों को मार दो, या फिर उन्हें फोर्स करो कि मुसलमान बन जा। या तो वो मुसलमान बनेंगे या फिर वो मार डाले जाएंगे, उनकी लड़कियां उठा ली जाएंगी। और उससे ज्यादा एथनिक प्रॉब्लम क्या चाइना के वो इस पाकिस्तान के अंदर, इनकी सबसे बड़ी आदत क्या कि इनकी अखबारों को अगर आप उठाकर देखोगे, सेना की भर्ती उठाकर देखोगे, तो सेना की भर्ती में खासकर जमादारों की भर्ती या निचले जो छोटे काम होते हैं उनकी भर्ती के लिए स्पेसिफिकली लिखा जाता है कि उस जमादार को या उस साफ सफाई के या घटिया काम करने या छोटे काम करने वाले के लिए हिंदू होना जरूरी है। दिमाग ही ऐसा हो चुका था, लड़के लेंगे पाकिस्तान तो वो लड़ेंगे, उनके डीएनए में लड़ना था तो वो लड़े। अब भाई सारे हिंदू मार दिए, 12% खत्म करके वो 0.3% के आसपास कुछ बचे हुए अनऑफिशियल डाटा, बाकी किसी को पता नहीं। सब सोचने वाली बात है, सिर्फ एक सांसद इनके संसद में पहुंचता है और खास बात ये उसको भी पीट के बिठा दिया जाता है। 2 सीटें रिजर्व होती है जिसमें एक भर्ती ही नहीं है कभी, और एक को भी पीट के बिठा दिया जाता, थप्पड़ मार के। कैन यू इमेजिन, भरी संसद में पीट दिया जाए सिर्फ इसलिए कि वो एक माइनॉरिटी धर्म से रिलेटेड है। तो आप कैसे उम्मीद करेंगे कि वो देश आगे बढ़ पाएगा या अच्छा काम कर पाएगा। उसके बाद भाई अब मुस्लिम से मार दिया, अब ऑब्वियस सी बात है जिसे लड़ने की आदत हो जाए और जिनके फैसले बंदूकें करने लग जाएं, वहां पर कॉन्फ्लिक्ट हमेशा बना रहेगा। बंदूकें जल्दी से चुप नहीं होती और बंदूकें सर और खून मांगती हैं। खून पीने की आदत पड़ जाए तो खून बहता रहेगा। यहां उस सोसाइटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह आ चुकी है। अब मुस्लिम्स ने क्या किया, शिया वर्सेस सुन्नी, शिया वर्सेस सुन्नी, उसके बाद वर्सेस कादियानी, उसके बाद वर्सेस अहमदिया। कैन यू इमेजिन कि हम तुम्हें मुसलमान नहीं मानते, कादियानी मुसलमान नहीं है, अहमदिया मुसलमान नहीं है। अरे यार, हु द हेल आर यू टू डिसाइड। ठीक है तुम डिसाइड करो, उसे मारो तो मत यार, तुम मार रहे हो उसे, तो क्या गारंटी है कि जब ये सब भी खत्म हो जाएंगे तो जो बचेंगे वो रह जाएंगे, वो आपस में नहीं मारेंगे, वो किसी और नाम पे मारेंगे, क्योंकि मारने की आदत पड़ चुकी है। और यही रीजन है जहां जहां पर ये बाकी कम्युनिटीज डोमिनेटेड हैं, वो सारे के जैसे बलूचिस्तान में शिया डोमिनेटेड हैं, मारते हैं पकड़ के और भगाने की कोशिश करते हैं। आधी से ज्यादा पाकिस्तानी आर्मी जो है वो एक बड़ा लेवल बलूचियों के अंदर
फिक्स्ड है। इसी तरीके से पठानों को भी भरोसा नहीं रहा, तो ये पठान ऑटोनॉमस स्टेट भले ही है, लेकिन वो अफगानिस्तान के अंदर अपना कहीं ना कहीं कुछ ढूंढते हैं। सिंधियों को वैसे समस्या है तो सिंधी अपना अलग ढूंढ रहे हैं। नतीजा क्या? अलग अलग हिस्से। कश्मीरी जो है अपने आप को इस कश्मीर से ज्यादा करीब मानते हैं कंपैरेटिवली पाकिस्तान के, और मजे की बात पूरा डेमोग्राफी ही चेंज कर दी वहां की। तो इसलिए शॉर्ट में पाकिस्तान का टूटना तय है। ये बेसिक रीजंस बताए हैं, और भी इसके अंदर, और ये ऑब्वियस सी बात है, आर्मी स्ट्रांग रहेगी। तो अब इस आर्मी को स्ट्रांग रहने के लिए या तो आपकी इकोनॉमी मजबूत हो, आपकी इकोनॉमी मजबूत नहीं है तो आपको क्या रहना पड़ेगा? किसी स्ट्रांग पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, यानी किसी देश की गोद में जाकर बैठना पड़ेगा जो पैसा दे। बहुत बड़े शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं लेकिन ऐसा है, उन्हें किसी देश की गोद में जाकर बैठना पड़ेगा। और पहले ये लोग बैठे हुए थे अमेरिका की गोद में, अमेरिका से पैसा मिलता रहता था, तब तक वो लाली लिपस्टिक लगा के उसकी गोद में बैठे रहते थे। जिस टाइम अमेरिका से पैसा मिलना बंद हो गया, धीरे धीरे चाइना की तरफ सरक गए। इसी तरीके से सऊदी अरेबिया और टर्की का मामला है। सऊदी अरेबिया से जब तक डॉलर वगैरह मिलते रहते थे, लॉली लिपस्टिक लगा के सऊदी अरेबिया की गोद में बैठे रहते थे। उसके बाद आज के दिन जाके टर्की के सपोर्ट में खड़े हुए होते हैं, टर्की जिंदाबाद हो गया। व्हाट द हेल इज दिस? आपके यहां बायकॉट यूएई चल रहा है। ये वही यूएई है जहां के शाह को आप अपने यहां शिकार खेलने के लिए बुलाते थे ताकि वो कुछ दिरहम वगैरह दे जाए। ये पाकिस्तान की सिचुएशन है। इकोनॉमिकली बैंकरप्ट, रोग स्टेट बन चुका है, और अब वो डॉलर मिलने बंद हो गए हैं। हालात खराब हैं, चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। हालात आप देख सकते हो क्या बुरे हाल हैं। और यही रीजन है इसका डिवीजन होना, आज नहीं तो कल, अगले 5-7 साल में, मतलब आपको 2024-25 के आसपास तक ऐसा कुछ खबर मिलती हुई नजर आएगी। प्रोसेस जारी है, शुरू है, और आने वाले समय में समस्या है। पाकिस्तान जा सकता है। भारत के लिए यही होगा कि कम से कम सिंधी और बलूचियों के साथ एक अच्छे संबंध बनाने का मौका मिलेगा, जो अच्छे तरीके से रह पाएंगे। तो हो सकता है ये पंजाब वाला पाकिस्तान अगर जो बच जाए वो शायद अच्छा बन के रहे, गोद में बैठना बंद करे। धन्यवाद।